ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन होती क्या है? तो ये जो है कॉशी और यूलर, ये तो दो नाम हैं। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास टर्म है उन सबके ऊपर पावर जो है वो सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, एक सी होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर जो एक इक्वेशन लिख रहे हैं, इसमें हमारे पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x से मल्टीप्लाई है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर n-2 डेरिवेटिव है तो x की पावर भी 2n-2 है। यहाँ पर डेरिवेटिव n-1 है तो x की पावर भी n-1 है। यहाँ पर n डेरिवेटिव है तो x की पावर n है। तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। जो हमारा f का डेरिवेटिव है वो जो हमारा ये डेरिवेटिव है वही हमारे पास x के ऊपर पावर है। तो इसका मतलब ये हमारे सारे पद जितने भी हैं, टर्म जितने भी हैं, वो सब होमोजीनियस हैं, इसलिए ये हमारी एक होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। आगे लीनियर क्योंकि हमारे पास जो भी डेरिवेटिव है उनके ऊपर पावर 1 है। ये n-2 डेरिवेटिव है लेकिन पावर इसके ऊपर 1 है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस पे भी पावर 1 है। यहाँ पर ये डेरिवेटिव नहीं है, इस पे भी पावर 1 है। तो ये हमारी लीनियर हो गई। ठीक है, डेरिवेटिव है इसलिए ये हमारी डिफरेंशियल हो गई। इक्वल टू का साइन आया है इसलिए ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमारी जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको ड्राइव किया था कॉशी और यूलर ने, इसलिए कहलाती है कॉशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास a1 a2 अप टू an, जो हमने यहाँ पर a1 लिया है, a2 लिया है, a3 अप टू an तक सब हमारे कांस्टेंट है। यहाँ पर q जो है इक्वल टू q जो दिया है वो हमारा x का फंक्शन है। इसको हम ये हमारे पास जो है वो x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो q को हमने लिख दिया x का फंक्शन है या कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन की बात हो गई, होती क्या है। ठीक, अब सवाल उठता है इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कहलाता है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हम जो मेथड लगाते हैं वो चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल में रिलेशन हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x इक्वल टू ई टू द पावर z। जब हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू ई टू द पावर z पुट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कैसे करते हैं? e की पावर z को हम लिख सकते हैं, अगर हम लॉग ले लें बोथ साइड तो z इक्वल टू लॉग ऑफ x हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर वैसे d स्टैंड फॉर लेते हैं d ओवर डी एफ। यहाँ पर d स्टैंड फॉर हमने ले लिया d ओवर डी जेड। कुछ राइटर जो होते हैं इसको d डैश से भी लिख लेते हैं क्योंकि d हमारा होता है d ओवर डी एफ, तो d डैश से हम d ओवर डी जेड लिख लेते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, हमने इसको सिंपली d ही ले लिया, d ओवर डी जेड की जगह हम d ले लेंगे। ठीक, अब हमें मान लो कन्वर्ट करना है dy अपॉन df को, तो dy अपॉन df को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dz अपॉन df। ठीक है, यहाँ dz से dz कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन df आ जाएगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने dy अपॉन dz ऐसे ही लिख लिया, dz अपॉन dz, तो z इक्वल टू लॉग ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz अपॉन dx इक्वल टू लॉग x का कितना आएगा 1 अपॉन x। तो यहाँ हमने 1 अपॉन x लिख दिया, dz अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन x आ गई, हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक, इस x को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड हो जाएगा, जो हमने ये लिख दिया है। ठीक, अब x डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिख दिया, d ओवर डी जेड को हमने कैपिटल D से लिख लिया तो इसकी जगह हमने कैपिटल D लिख दिया और ये y आ गया। तो हमें पहला रिलेशन ये मिल गया कि x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमारे पास ये पहला टर्म है, ठीक है, डेरिवेटिव का, इसमें x से मल्टीप्लाई है तो इसकी जगह हम dy लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, टर्म विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा। ठीक है, सेम एज हम क्या करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये d ओवर dx तो dy अपॉन dx लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इतना ही आ जाएगा। अब d ओवर dx तो हमने ऐसे ही लिख दिया dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx की वैल्यू हमने dy अपॉन dz 1 अपॉन x निकाली है तो इसकी जगह ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें
तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/x का माइनस का 1/x² हो जाएगा, dy/dz ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस, ये हमने प्लस साइन लिखा। अब हम क्या करेंगे, 1/x को ऐसे ही लिख देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो हमने अब ये है ये वाला फंक्शन लिख दिया है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy/dx को अगर हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, अगर हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d2y/dz² आएगा, लेकिन फिर हमें z का करना पड़ेगा, z का dz/dx करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हमने z के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो d2y/dz² और फिर z का हो जाएगा dz/dx। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर d/dx dy/dz है। ठीक, तो इसको अगर हम चेंज कर लें तो यहाँ पर z आ जाएगा और ये हो जाएगा dz/dx। तो अब हम डिफरेंशिएट करें तो d2y/dz² आएगा, जो हमने ये लिख दिया है, इंटू dz/dx हमने ये लिख दिया है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 1/x² ऐसे लिख दिया, dy/dz हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस dz/dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dz/dx की वैल्यू 1/x आएगी, तो यहाँ पर 1/x लिखेंगे, ये 1/x और ये 1/x मिला के 1/x² हो जाएगा, यहाँ 1/x² लिख दिया, d2y/dz² यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर दें, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ये सारे हमारे बीच के टर्म हैं, इन सबको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म उसके इक्वल हो गई, इस वाले के। अब x² से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x² d2y/dx² इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से x² हट जाएगा तो माइनस का dy/dz आएगा, तो माइनस का dy/dz आएगा, प्लस का d2y/dz² आएगा। तो यहाँ पर d2y/dz² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d²y। तो ये वाला हमने टर्म पहले लिख लिया है, d²y यहाँ पर आ गया है कि d²y, और ये वाला टर्म जो है माइनस का, माइनस किया है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy। तो हमने dy लिख दिया, x² से हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से x² हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने d और y कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया तो यहाँ d बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, d-1 और y हमने कॉमन लेके बाद में रख दिया। ठीक, तो इसका मतलब जाके ये हुआ कि x dy/dx की वैल्यू dy आ रही है, जबकि x² d2y/dx² की वैल्यू जो है d-1y आ रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x³ वाला केस लें, x³ d3y/dx³ निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमने x² d2y/dx² निकाला था, इसी तरीके से अगर हम ये वाला निकालें तो ये आएगा d-1 d-2y आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइप से इसको हम ये भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब जाके ये हुआ, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का आता है और x से मल्टीप्लाई है तो हम वहां पर dy लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर का आता है x² d2y/dx² आता है तो उसके यहाँ d-1 y लिख लेंगे, और x³ d3y/dx³ आएगा तो d-1 d-2 y लिख लेंगे। और ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम जो इक्वेशन गिवन है हमें, इसको हम इक्वेशन 1 माने लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमने यहाँ पर लिख दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट द इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेथड हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है, जब इक्वेशन आएगी तो हम उसको पहले ये देखेंगे कि वो इक्वेशन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव है तो x² आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर x है, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ x नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, होमोजीनियस हो गई। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मीन सबका ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो ये हमारी कॉशी यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये बताया था कि हम x की जगह e⁻z रख देते, बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया x = e⁻z, और इसको हम अगर z की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, log of x आएगी, और d स्टैंड फॉर होता है d/dx, d/dz होता है यहाँ पर, क्योंकि हमने वैसे z यहाँ पर जो d/dx को हमने d लिया था, लेकिन यहाँ पर हम d/dz को हम d ले रहे हैं। ठीक है,
तो अब हमारी ये इक्वेशन जो होती है रिड्यूस किस में हो जाएगी, इसमें रिड्यूस हो जाती है। हमने बताया था ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आता है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह हम डी माइनस 1 रख देते हैं वाई, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम डी वाई रख देते हैं। वाई हमारा ऐसे ही आया, ये वाला 2 ऐसे ही आया, 4 भी हमने ऐसे ही उतारा। अब जहां पर x है वहां x की जगह हम क्या रखते हैं, e की पावर z, तो हमने e टू द पावर z आ गया। ठीक, तो हमने इसको इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया। अब हम अगर इससे ये y कॉमन ले लें, ये y और ये y कॉमन ले लें और अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्क्वायर माइनस डी आएगा, ये प्लस का 4d प्लस का 2 और y हमने कॉमन ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस 2 ऐसे आया, y ऐसे आया, e टू द पावर z हमारा ऐसे ही आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन जो थी वो रिड्यूस होकर किस में आ गई, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की प्रॉब्लम हम जैसे सॉल्व करते थे हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या करना होता था, CF और PI निकालते थे और सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI होता था। तो हमने इसका क्या करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d की जगह हम m रख देते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो -1 -2 आएंगे। और ये हमें पता है अगर हमारे दोनों रूट जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली उसके दोनों रूट अगर हमारे कैसे आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उसमें CF लिखने का तरीका होता है C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। अगर 2 रूट है, 3 होते हैं तो C3 C4 एंड सो ऑन और आगे आ जाता है। अब यहाँ पर रूट हमारा क्या है, -1, तो m की जगह -1, यहाँ -2, तो -1 और -2 ले लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमने कन्वर्ट कर लिया है z में, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, z, तो -1 इंटू z हो जाएगा या -2 इंटू z हो जाएगा। अब हमें पता है e की पावर z किसके बराबर, x है, तो e की पावर z की जगह हम x लिखेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यहाँ पर e की पावर z की जगह हम x रख देंगे तो x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, -2। इसको नीचे लिया तो C1 अपॉन x प्लस C2 अपॉन x स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा CF निकल आया, हमने फाइनली CF निकाल लिया। ठीक, हमारा CF निकल आया। अब हमें PI निकालना, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, क्योंकि हमें किसका PI निकालना है, इस वाली इक्वेशन का। जो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर आई है उसी के हमने क्या करा है, CF निकाला और उसी का हम PI निकालेंगे, उसको बाद में x में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर CF को कन्वर्ट कर लिया है x में। ठीक, तो हम इसको पहले इसका PI निकालेंगे, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इतना आ गया। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास e की पावर z है, तो हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है वो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। जब हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं लगता है तो हम जनरल मेथड लगाते हैं, जो हमने बताया था। तो जनरल मेथड कैसे लगाते हैं, जो हमें यहाँ पर फंक्शन fd दे रखा होता है तो उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, मतलब उसके लीनियर फैक्टर की फॉर्म में हम ले आते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और इसको हमने इससे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया तो हम यहाँ तक आ गए। ये हमारी फॉर्म बन गई जनरल जनरल मेथड जो है हमारा PI निकालने का, उसके फॉर्म में आ गया। हमारा वो क्या होता है, 1 अपॉन डी प्लस ए एफ फाई क्या है हमारा, जो ये फंक्शन है उसकी जगह हमने लिख दिया है। हम कहीं कहीं पे q यूज कर रहे हैं, q हो, फाई एक्स हो, एफ एक्स हो, वट एवर सेम है, जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर लिखा जाएगा x का। तो ये क्या होता है, e की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, और यहाँ अंदर बाहर माइनस आएगा तो अंदर प्लस आएगा, बाहर प्लस आएगा तो अंदर माइनस आएगा, इंटू 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे dx। तो अब हम इसको अप्लाई करके PI निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमने PI इक्वल टू, यहां पर हम अप्लाई करेंगे इस मेथड को, तो यहाँ e की पावर माइनस ए एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर माइनस ए की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर क्या है, 1 है, तो हमने इंटू 1 लिख लिया। ठीक है, और x, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वैल्यू z है तो माइनस का 1 इंटू z आएगा। ठीक है, e की पावर माइनस z हो जाएगा, इंटीग्रल अंदर पावर प्लस में लेते हैं तो e की पावर माइनस z, यहाँ e की पावर प्लस z आ जाएगा, इंटू 5x, तो ये q की जगह पे है 5x, तो e टू द पावर z हम यहाँ लिख देंगे, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं dz, माइनस सेम है यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ a की जगह 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ इंडिपेंडेंट वैल्यू z है तो माइनस का 2z हो जाएगा, इंटीग्रल e टू द पावर 2z अंदर आ जाएगा, और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x की जगह पे क्या है, e टू द पावर z, और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक,
ये टर्म हमने ऐसे उतार लिया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना और इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ही उतारे ले रहे हैं, ई टू द पावर जेड ऐसे ही उतारा है, ई की पावर जेड और डी जेड, ये हमने एक साथ लिख लिया है, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया है, ई टू द पावर 2z, इसको हमने ई की पावर z और ई की पावर z लिख दिया है, और ई की पावर z हमने ऐसे ही उतार लिया है। ठीक, तो इसको हमने एक साथ लिखने के लिए ऐसा करा है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब हम इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ई की पावर z इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई कर रहे हैं। चाहो तो ई टू द पावर z की जगह हम t ले लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपलीफाई आसानी से हो रहा है, ई की पावर z की हम x रख देंगे, बाद में हमें x रखना भी है तो हम इसको यहीं पर रखे ले रहे हैं, ई की पावर z इक्वल टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर z dz इक्वल टू dx आ जाएगा। तो हमने ई की पावर z की जगह x रखा तो x की पावर -1 हो गया, यहाँ पर e की पावर z की जगह हमने x रख दिया तो e की पावर x आ गया, e की पावर z dz, e की पावर z dz, इसकी जगह हमने dx रख दिया, यहाँ e की पावर -2z है तो e की पावर z की जगह x रखा तो x की पावर -2 आ जाएगा, इंटीग्रल इसकी जगह हमने x रख दिया। ठीक, e टू द पावर z, इस e टू द पावर z की जगह हमने x रख दिया, और e की पावर z dz की जगह हमने dx रख दिया। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इंटीग्रल को। x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस ऐसे ही आ गया, x की पावर -2 को 1/x² लिख सकते हैं, हमने ब्रैकेट यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, e की पावर x ऐसे ही आ गया, माइनस इंटीग्रेट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का 1 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। इस टर्म को हमने ऐसे उतार लिया, माइनस का 1/x, स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 1/x e की पावर x आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1/x², ऐसे ही आ गया, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x हो गया। तो ये दोनों हमारे टर्म कैंसिल हो गए, तो pi हमारे पास बचा 1/x², ये वाला e की पावर x, इतना हमारे पास सिर्फ pi बचा। ठीक, अब हमारा सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस pi होता है, तो हमने इसका सोल्यूशन y इक्वल टू CF हम यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, तो हमने यहाँ पर ये CF लिख दिया, प्लस pi ये निकला था, ये हमने लिख दिया। ठीक, तो इस टाइप से हम इन तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम क्या होता है, कॉची-यूलर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो मेथड होता है सेम एज वो हम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।